नमस्ते टू एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और हमें रिवीजन करना चाहें तो ये मेरी वीडियो खोल सकते हो और इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ कि पार्टनरशिप फोर्स में कब आया था? 1 अक्टूबर 1932 को आया था। सेक्शन 69 मतलब 69 जो सेक्शन है वो आया था आपका 1 डे ऑफ अक्टूबर 1933 में आया था। देन ये किस तरह का एक्ट है? ये एक नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट है और नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब जब से लागू हुआ है उसके बाद से ही एप्लीकेबल होगा, उसके पीछे वाली चीज़ों पे नहीं होगा। अब भाई ये उठाया कहाँ से गया है? ये था पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहाँ पे था? चैप्टर 11 में, सेक्शन 239 टू 266। आप अपनी बेयर एक्ट खोल सकते हो और साथ साथ मेरे पढ़ सकते हैं, ईजीली रिविजन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एन एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब कोई भी काम किया गया है या तो पार्टनर्स ने मिलके किया है या किसी एक पार्टनर ने किया है या फिर कोई एजेंट है। ठीक है, तो ऐसा काम जो कि इनफोर्सेबल है बाय और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, मतलब उसकी वैलिडेशन है। देन कमिंग टू सेकंड डेफिनेशन, बिजनेस सबको पता ही होगा। बी में देखिए, ए से हो गया एक्ट, बी से हो गया बिजनेस। ठीक है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। ठीक है, देन कमिंग टू डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, मतलब जो पार्टनर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 4 पे। 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं? पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा बंदे अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं एक बिज़नेस के लिए कि हाँ भाई हम ये बिज़नेस करेंगे, ये रिसोर्सेज लगाएंगे, ये स्किल्स लगाएंगे और उसके बाद क्या होगा, उससे जो फ़ायदा होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे। तो सेम डेफिनेशन इज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर। अग्रीड मतलब क्या हो गई आपकी? म्यूचुअल एजेंसी है दोनों के बीच में। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय और ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में एक पार्टनरशिप फॉर्म करने का। विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, ऑब्वियसली उनको पार्टनर बोलेंगे और फर्म बोलेंगे कलेक्टिवली उनको। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, उसे क्या बोल देंगे? फर्म नेम। ठीक है, उसके बाद आगे आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है? तो इसमें एलिमेंट्स कौन से याद रखने आपको, एग्जाम में आ जाता है ये। 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, शेयर प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट, बिजनेस। एक और चीज़ होती है कि कंपनी जो एक सोल प्रोपराइटर जो होता है वो भी चलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अकेला कंपनी को ओन करता है, तो वो भी एग्जिस्ट करती है कंपनी लॉ में। बट यहाँ पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की बात की है। ठीक है, अब पार्टनरशिप करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है? देखिए, बेनिफिट ये है कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। एक बंदे के पास बहुत सारी आईटी स्किल्स हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर चुका है, उसकी क्लाइंटेज भी सब सॉफ्टवेयर वाली है। ठीक है, और जो दूसरा बंदा है वो है मार्केटिंग फील्ड में, तो उसको मार्केटिंग का सारा कुछ पता है। तो दोनों की स्किल्स साथ में जब आ जाएगी तो फिर क्या होगा? बूम। ठीक है, मतलब 2 तरह की अलग अलग स्किल्स आ गई, 2 तरह के ढेर सारे क्लाइंटेज बेस आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए, रिसोर्सेज आ गए। तो ऑब्वियसली अगर अच्छे से काम करेंगे तो पार्टनरशिप में आपको बहुत बेनिफिट होगा, जब बेनिफिट होगा तो शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है पार्टनरशिप का। देन कमिंग टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बात करता है? पार्टनरशिप इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। कहने का मतलब ये है, क्या पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट होता है? नहीं, ये क्रिएट होता है कैसे? द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई एग्रीमेंट होगा जिस पे 2 पार्टी है, वो आपस में एग्री उन्होंने कर लिया है कि हाँ भाई हमने पार्टनरशिप करनी है, उनके दोनों की म्यूचुअल एजेंसी है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब वो पार्टनरशिप है। ठीक है, इंटेंशन है उनकी, सिर्फ स्टेटस के उससे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो जाती। देन कमिंग टू एंड इन पर्टिकुलर, मतलब इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं इस पार्ट में। तो एक्सेप्शन क्या है इसके? कहने का मतलब 2 एक्सेप्शन है, एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरा ये क्या है? बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर में नहीं आते हैं। क्या बात करता है?
मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि आप डिसाइड कैसे करोगे, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पार्टनरशिप है, ठीक है। तो क्या देखना पड़ेगा आपको, रियल रिलेशन देखना पड़ेगा बिटवीन द पार्टीज। और रियल रिलेशन कैसे देखेंगे आप, बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स। बाय द वे रेलिवेंट फैक्ट कहाँ दे रखा है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देन कमिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 जो बात करता है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न। चलिए इसको बता देती हूँ मैं ईजी वे में, देखने में टर्म थोड़े वैसे लग रहे हैं बट इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इससे इस तरह की चीज़ जो है वो पार्टनर नहीं बन जाते हैं। तो पहला है कि मतलब अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है XYZ और दो बंदे A और B, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बेचते हैं, हाँ, और इससे जो पैसा मिलेगा हम आपस में शेयर करेंगे। अब जो प्रॉफिट शेयर किया इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो पार्टनर बन गए, वो ख़त्म हो गई वहाँ पर चीज़। देन कमिंग टू द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business। तो रिसीट दिखाने से आप पार्टनर नहीं बन जाते। आपको क्या फोकस करना है, आपको देखना है रियल रिलेशन। रियल रिलेशन कैसे देखेंगे, बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, जैसे हमने ये पढ़ा ना, इसके एक तरीके से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। क्या एग्जाम्पल है, पहला है कि रिसीट किस तरह की, ऑफ शेयर और पेमेंट बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, ठीक है। तो लेंडर का क्या मतलब हो गया, अभी दिखाते हैं आपको। ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारोबार में लगे हुए या लगने वाले ही हो, मतलब उधारी वाले जो पैसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर जो बंदा एंगेज है और वो रिसीट वगैरह उसकी दिखाता है कि ऐसे ऐसे उधारी हुई थी भाई, ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। दूसरा है बाय सर्वेंट और एजेंट एज रिम्यूनरेशन, मतलब कि कोई सर्वेंट या एजेंट एज अ रिम्यूनरेशन पा रहा होगा, मतलब कोई सैलरी वैलरी उसको मिल रही होगी पहले, ठीक है, तो वो जो है वो पार्टनर नहीं हो जाएगा अगर उसकी रिसीट दिखा देगा तो। बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर एज एन्युनिटी, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए कोई पार्टनर मर गया, ठीक है, उसकी आपकी विडो हो गई, विधवा हो गई, या फिर उसके बच्चे हो गए, अब उन्होंने कोई रिसीट शो की, ठीक है, तो वो उनको पार्टनर नहीं बना देगा। बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल और शेयर ऑफ और देयर ऑफ, सॉरी, बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर, मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस था पहले, तो उसको कोई आपका प्रीवियस ओनर था या फिर कोई पार्ट टाइम ओनर था, ठीक है, तो एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल, मतलब उसने कोई रिसीट साइन की होगी तो वो उसको पार्टनर नहीं बना देगी, ठीक है। इसमें एक केस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, जिसमें क्या बात की है, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, शिप एट विल, ठीक है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। विल का मतलब पता चल गया ना, विल मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी, है ना, तो बस वही है, मर्जी से पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप बन तो गई लेकिन उसको ख़त्म करने का ना कोई पर्टिकुलर टाइम है, ना कुछ ऐसा क्लॉज नहीं दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पार्टनरशिप एट विल, मतलब उनकी जब मर्जी होगी वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या, ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन, ये MCQ आ जाता है, ठीक है। तो विल वाला दे देंगे भाई, इसमें पूछने लायक कुछ है ही नहीं ना, ये तो सीधे पता चल रहा, तो कुछ तो पूछेंगे। अब जो कुछ पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, वो उठा के पूछ लेंगे आपको ये और ये, तो बोलेंगे अच्छा ड्यूरेशन ही होता है क्या सिर्फ, फिर पूछेंगे अच्छा डिटर्मिनेशन होता है, फिर बोलेंगे अच्छा ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन दोनों के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद बनाया जाता है। अब आगे आपका क्या, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या हो गया, अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। मतलब कि पर्टिकुलर मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर का एक जनरल मीनिंग क्या हुआ कि मतलब एक कोई सर्टेन टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा है उन्होंने, या कोई एडवेंचर है, कोई अंडरटेकिंग है। एडवेंचर अंडरटेकिंग पे मत जाइए, इसका मतलब ये हो गया, इसको छोड़ दीजिए, कि मतलब भाई देखो हम ये पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, हमें इतना टारगेट अचीव करना है, फिर हम इसको ख़त्म, ठीक है, या हम इतना ये बना रहे हैं, इतना प्रॉफिट होगा, इतना इतना शेयर करेंगे,
ऐसे ऐसे करेंगे, ये वाली चीज़ अचीव हो जाएगी। देन जैसे ही कंप्लीट होगा ये पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना रखी है, मतलब डिसाइड है एक तरीके से कि कब ख़त्म करनी है। और विल जो हमने पढ़ा था इसमें आपका डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 3 अब ये क्या बात करता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। मतलब भाई ये दो जो पार्टनर बने एक फैमिली जैसे हो गए ना, दो बंदे मिलके जैसे फैमिली चलाते हैं, तो वैसे ही पार्टनर्स हो गए। तो हम आगे आपके जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स में, पार्टनर्स जनरल ड्यूटीज़ क्या हो सकती है, मतलब एक दिमाग में सोच के देखिए भाई, आपस में ऑनेस्ट रहने चाहिए, है ना। और जो फ़ायदे वो बांटे, ऐसे नहीं एक लेके भाग गया, तो वैसे तो पार्टनरशिप कभी चलती नहीं है, ठीक है। तो 4 ड्यूटी दे रखी है इसमें ही। क्या दे रखा है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब फ़ायदा हो रहा है तो आपस में बांटो बांटो ना, ऐसे लेके भग थोड़ी रहोगे। दूसरा है जस्ट एंड फेथफुल होने चाहिए, है ना। पता चले बाहर जाके आप तुम चुपके से किसी और के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है, ठीक है, तो तुम फेथफुल तो हो ही नहीं, चलेगा कैसे। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो सही सही बातें आपस में डिस्कस करो, ऐसा नहीं कि कुछ झूठी खबर ला के दे रहे हो, झूठा सारा कुछ अकाउंट और चिट्ठा तैयार कर रहे हो पीछे पीछे, है ना। एंड फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, मतलब कोई ऐसी बड़ी बात हो गई या कोई भी बात हो गई, छोटी से छोटी बात भी हो गई, आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखिए और वही दीजिए। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, मतलब पता चल गया ना पढ़ते ही, बस यही है इसमें कि आपकी भाई ड्यूटी है, अगर तुमने कुछ फ्रॉड किया, उससे तुमने फर्म का कुछ नुकसान कर दिया, तो कौन भरेगा, कौन भरेगा बताओ, आप ही भरोगे, दूसरा बंदा थोड़ी भरेगा। सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, तो वो कैसे डिसाइड होगी, वो होंगी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट याद रखिए, बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये जो मैं मार्क करे हुए ना, ये कीवर्ड मार्क कर लीजिए, और जब रिवाइज करें तो आप इन्हीं पे जाएं, ज़्यादा फोकस करें, हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए, नहीं पसंद तो पेंसिल से थोड़ा सा मार्क कर लीजिए बस, ठीक है। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड, मतलब कि अगर इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो सकता है, सिर्फ रिटन में नहीं, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब या तो रिटन हो या फिर ओरली भी कन्वे कर रखा है। अगर रिटन है तो उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड हो गई वो, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वैरिड बाई, वैरिड समझ गए ना, मतलब चेंजेस, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब तुम कुछ पार्टनरशिप डीड में अगर मान लो कुछ बदलाव कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी अकेले अकेले कर लोगे, यू नीड टू डिस्कस दैट विद द सेकेंड पर्सन, ठीक है। एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड, जैसे ये हमने ऊपर पढ़ा ना, तो ये आपका जो है यहाँ पे भी अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो, अगर ओरल है मान लीजिए, तो उसमें भी आप कन्वे करोगे, ऐसा नहीं कि अपने आप पे कुछ कुछ कर लिया तुमने। तो सेक्शन 11 का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड, ये क्या कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसका सेक्शन 27 हमने पढ़ा होगा, जो कि एक तरीके से रिस्ट्रेंट लगाता है, कह रहा है कि आप यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अपने पार्टनर्स पे, ठीक है। और यही अब ये वो नहीं हो गया, वॉयलेशन नहीं हो गया आपका, जैसे 19(1)(g पढ़ोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें बोले ना फ्रीडम टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ठीक है, तो वो तो फिर वॉयलेशन हो गया भाई उसका, नहीं वॉयलेशन नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एज रिगार्ड्स टू दिस कि भाई देखिए हम पार्टनर्स हैं आपस में, हम फेथफुल रहेंगे, और ऐसा नहीं कि तुम हमें छोड़ के कहीं और चले जाओगे और कहीं और बिजनेस कर रहे हो, कहीं और फ़ायदा कमा रहे हो, चीटिंग नहीं करनी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रेंट लगा सकता है दूसरे पार्टनर पे, जैसे। देन कमिंग टू सेक्शन 12 विच टॉक्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट, है ना, मतलब कि पार्टिसिपेट करे, जो भी चीज़ें हो रही है उसके पास राइट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली, मतलब कि जो मीटिंग्स हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं बैक टू बैक, जो भी पार्टनरशिप की आपकी जितनी भी कमिटमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। ये डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स
कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ है, घबराइए मत इतना बड़ा देख के। 2-3 पॉइंटर्स है इसमें। फर्स्ट ये है कि आपको क्या करना है जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है। भाई देखो, 4 बर्तन होते हैं घर में तो खड़कते हैं कि नहीं खड़कते, तो बिजनेस में भी दोस्त हो या चाहे जो हो 4-5 होंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही आता है, ठीक है। अब वो आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भाग जाओगे छोड़ के, है ना, कि ना मैंने नहीं करना है इसके साथ बिजनेस, नो। तो आपने क्या करना है फिर, ऐसा कुछ भी अगर डिफरेंस अराइज होता है तो सारे के सारे आपके जो पार्टनर्स हैं मिलेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे और जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, है ना, वही आपका सल्यूशन होगा। देन कमिंग टू एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि सामने वाला अपना ओपिनियन देने के लिए ही रेडी नहीं है या उसको राइट नहीं है, उसका जो ओपिनियन है वो भी मैटर करेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लास्ट इज एवरी पार्टनर हैज़ right to have access and to inspect and copy and of the books of the firm। मतलब उसको एक्सेस रहेगी, ठीक है, जिस चीज़ की रहनी चाहिए, इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ द फर्म। टू सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अ पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन ऑफ टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। भाई सैलरी थोड़ी मिलती है, पार्टनरशिप फर्म या कोई बिजनेस होता है तो उसमें तो जो फ़ायदा होगा उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। देन द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स एंड, मतलब कि कह रहा है कि अब जो फ़ायदा होगा आपस में शेयर करोगे कि एक ही लेके भाग जाएगा, तो शेयर करना पड़ेगा। देन कह रहा है एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फ़ायदा होगा तभी आप आओगे, लॉस होगा तब भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ 6% ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, बस इतना लिख लो रिविजन के लिए इजी हो जाए। मतलब जो एक फर्म है वो इंडेमनीफाई करेगी किसको, पार्टनर को। मान लीजिए कोई उसने पेमेंट की है ना, तो अगर पेमेंट की या उसका कोई लॉस हुआ है जो उसकी वजह से नहीं हुआ है तो उसके लिए फर्म उसको कॉम्पनसेट करेगी या उसको देगी पैसे, ठीक है। तो फर्म क्या करेगी, उसको उसके लिए इंडेमनीफाई करेगी। देखिए कैसे, इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब ऊपर नीचे हो गया कुछ, इन मतलब एक पार्टनर है, कुछ इमरजेंसी आई, उसमें उसने जो उसको सही लगा, एक बहुत ही अच्छे उसने माइंडसेट से फॉर्म को बचाने के लिए कुछ किया, तो उसको फॉर्म जो है उस चीज़ के लिए इंडेमनीफाई करेगी। अब ये देखिए उल्टा आ गया इसी का, अब पार्टनर शैल इंडेमनीफाई, भाई पार्टनर क्यों इंडेमनीफाई करेगा, द फर्म फॉर लॉस कॉज टू इट बाय इट्स विलफुल निगलेक्ट। मतलब जानबूझ के उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, है ना, उसको पता था कि मेरी लापरवाही से नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, कोई क्लाइंट था उसको रोकना था, उससे कुछ फ़ायदा आने वाला था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको भगा दिया जानबूझ के, ठीक है, और बहुत लापरवाही करके, तो नुकसान हो गया ना, फर्म का पूरा बिजनेस चला गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है फर्म की, ये इतना बड़ा सा दे दिया, हाँ इतना बड़ा सा, ठीक है। इसमें हमने बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बस क्या, ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट, बस, और आपका गुडविल, मतलब यूज ऑफ पार्टनर्स। कह रहा है आफ्टर ए चेंज, मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप में कुछ बदलाव आ गया, ठीक है, बदलाव आएगा अगर पार्टनरशिप पर, तो पार्टनरशिप थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब क्या हो गया कि जब पार्टनरशिप, जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनती कि हमने ये फ़ायदा कमाया और ख़त्म, लेकिन उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया, अग्री किया कि नहीं हम इसको कैरी ऑन करेंगे, तो वो फिर से पार्टनरशिप फॉर्म चलने लगी ना, तो जो उनके पहले राइट्स और ड्यूटीज़ थे वो सेम रहेंगे, ठीक है। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स, मतलब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग्स ले ली है तो उसमें भी सेम रहेगा, बस यही 3। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले तो पढ़ रहे थे कि आपस में क्या रिलेशन है, अब पढ़ेंगे कि रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़, थर्ड पार्टीज़ के साथ क्या रिलेशन है।
तो सेक्शन 18 कहता है पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। भाई जो पार्टनर है वो कौन होंगे? फर्म के एजेंट की तरह ही तो काम करेंगे ना। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिस्प्यूट हुआ है रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। मान लीजिए इसमें क्या है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। मतलब जो एक इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई डिस्प्यूट हुआ है बिजनेस में तो तुम तुरंत आर्बिट्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। भाई एक फर्म होती है, ठीक है, तो फर्म का एक कॉमन अकाउंट होता है, अगर पता होगा, इन जनरल जो मुझे नॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपके पैसे वैसे फंड्स आते हैं, सारी चीज़ें। तो ये नहीं कि तुम अलग से उसके फर्म के नाम पे अपना अकाउंट खुलवा लोगे, धोखा हो गया ना। कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। मतलब तुम अपने आप ही नहीं, कुछ एक पोर्शन है, क्लेम है कोई पार्टनरशिप का, तो वो तुम उसको खुद ही छोड़ दोगे। रेलिंक्विश मतलब क्या हो गया? छोड़ देना। ठीक है, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। मतलब ये कह रहा है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी तो दी गई है आपको, है ना, कि आपने कोई ऐसा काम फर्म के बिहाफ पे किया, ठीक है, फर्म के लिए किया, तो वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी आपकी मान ली गई कि हाँ भाई आपने फर्म के लिए किया। बट इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप ये राइट्स भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब कि कोई सूट फाइल हुआ है तो खुद ही नहीं तुम अकेले जाके क्या कर लोगे, सूट को विड्रॉ कर लोगे अपनी मर्जी से। नहीं भाई, सबकी कमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देन ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, किसी और पार्टनरशिप में आप नहीं घुस जाओगे। है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, कि कोई एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन कर दिया पार्टनर है, ठीक है, कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, तो वो क्या हो जाएगा, वो एविडेंस हो जाएगा अगेंस्ट द फर्म इफ़ इट इज़ मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि नोटिस टू अ पार्टनर, ऑप्शन देंगे नोटिस टू द फर्म, नोटिस टू द ये वो, तो आपको नोटिस टू द फर्म लगाना है। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm except in the case of fraud। ठीक है, ये याद रखना, फ्रॉड के केस में थोड़ी हो जाएगा। on the firm committed by or with the consent of that partner। ठीक है, कंसेंट बहुत ज़रूरी है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ, क्या लाइबिलिटी होगी भाई, एक जनरल बताओ ना, क्या लाइबिलिटी होगी? लाइबल होगा भाई, जॉइंटली या सेवरली लाइबल होगा। क्या है ये सेक्शन 26 क्या बोलता है? लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स लॉस और इंजरी इज कॉज टू एनी थर्ड पार्टी और एनी पेनाल्टी इज अकर्ड, द फर्म इज लाइबल देयर ऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। ठीक है ना, तो इक्वली लाइबल होंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन पता है क्या है? यही आता है क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा ना तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ़ फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट इज़ डन बाय अ पार्टनर इन हिज पर्सनल कैरेक्टर द फर्म शैल नॉट बी लाइबल फॉर द सेम। तो कह रहा है कि अगर कुछ अपने पर्सनल तुमने अंडरटेकिंग में किया, पर्सनल कैरेक्टर से किया है कोई फ्रॉड या रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, तो आपकी फर्म लाइबल नहीं होगी उस चीज़ के लिए। फिर हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी, मतलब कोई प्रॉपर्टी या मनी तीसरे बंदे से तुमने रिसीव की, ठीक है, और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिसअप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स वाइल इट इज़ इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। मतलब कह रहा है कि एक फर्म है, ठीक है, उसको पैसे या प्रॉपर्टी मिली है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और वही मनी और प्रॉपर्टी जो है मिसअप्लाइड हो गई बाय एनी ऑफ द पार्टनर। मतलब फर्म ने देखिए यहाँ पे था ना कि पार्टनर एक्टिंग उसकी अपरेंट अथॉरिटी से उसने ले लिया। यहाँ फर्म के पास पैसा आया, फिर कोई पार्टनर आया और उसने उसको मिसयूज़ कर लिया, ठीक है, जब वो पैसा या जो प्रॉपर्टी थी वो कस्टडी में थी फर्म की, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है।
द फर्म इज़ लाइबल टू मेक गुड द लॉस। होल्डिंग आउट जो है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता रहा है हमेशा। आप कोई भी पेपर उठा के देख ले, DGS देख ले, बिहार देख ले, ठीक है, दिल्ली का देख ले, ये क्वेश्चन इससे आना ही आना है। तो जब आना ही है तो पढ़ लो यार फिर, है ना। एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय द कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, मतलब बोल के या कोई राइटिंग में या फिर किसी कंडक्ट से वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, ठीक है। टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इज़ लाइबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू एनीवन हु हैज़ ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू हिम, ठीक है। मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किसी पार्टी को, कोई और दूसरा बंदा आउट ऑफ पार्टनरशिप, उसके साथ मैंने क्या किया, उसको बताया या फिर उसको लिखित में दिया, किसी भी तरीके से उसको ये एहसास दिलाया कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंटेट करता हूँ, मैं इसका पार्टनर हूँ, ठीक है। सामने वाले ने भरोसा किया, ठीक है, मान लीजिए उसके साथ बिजनेस डील में आ गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई क्रेडिट मतलब वही हो गया। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज़ रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। एक पार्टनर है, जैसे मैं हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने बोल के या लिखित में या किसी कंडक्ट से मैंने क्या किया है, किसी तरह एहसास दिला दिया सामने वाले को कि मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, इस फॉर्म का, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब उसको नोइंगली उसकी हरकतों से उसको पता है कि वो सामने वाले को क्या जाएगा, है ना, सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उसको पता चल रहा है सामने वाले को, और जो बता रहा है उसको भी कि हाँ ये पार्टनर है इस फर्म का। अब सामने वाला क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल A है, ठीक है, और B है, इसने ऐसे वर्ड्स या इसने जो है रिटन में कुछ किसी भी तरह से या कोई कॉन्टैक्ट से ये एहसास दिलाया कि ये क्या है, पार्टनर है, ठीक है। अब वो पार्टनर है ना, और इसको पता था, ही न्यू अबाउट इट, कि जो हरकतें कर रहा है, ये कर रहा है, इससे पता है कि इसको पता चलेगा, ये जो बंदा है, कि इसको पता चल जाएगा कि ये इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। अब B ने क्या किया, B ने इसको दे दिया क्रेडिट, ठीक है, जिसके लिए ये भाई साहब हो जाएंगे लायबल, ठीक है। क्रेडिट मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी कमिटमेंट कर दी या कुछ भी कर दिया तो उसके लिए लायबल कौन होगा, A लायबल होगा, ठीक है। लेकिन अब ये A ये नहीं बोल सकता मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और बिजनेस कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, मतलब जो पुराना नाम है फर्म का उसी में आपका बिजनेस चल रहा है, तो कंटिन्यू अगर यूज़ चल रहा है पूरा कंटिन्यूअस उस फर्म का नेम, है ना, और जो मर गया पार्टनर उसका भी, तो इसका मतलब ये नहीं है शैल नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना देगा आपको उसका यूज़ करने से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शंस क्या हो गया, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस नाइदर द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाइज नॉट देयर इज़ नीड टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। अगर पार्टनर मर गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, या कोई टॉर्ट और क्राइम हो गया है, ठीक है, तो इसमें ना तो होल्डिंग आउट की ज़रूरत है ना ही नोटिस ऑफ रिटायरमेंट की। लिमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में तो सीधे सीधे दिया हुआ है ना कि माइनर का कोई जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है ना, वॉइड हो जाए। वो लॉ के अकॉर्डिंग मे नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म, पार्टनर भले नहीं हो सकता बट उसके पास राइट्स होते हैं, क्या क्या, एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, मतलब उसको जो पार्टनरशिप जो फर्म है उससे जो फ़ायदे हो रहे हैं वो उसको मिलेंगे, ठीक है, विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका क्या, ही ऑल्सो हैज़ राइट टू सच शेयर प्रॉफिट्स एक्सेस इंस्पेक्ट एंड कॉपी, मतलब जो एक पार्टनर्स के पास नॉर्मली राइट्स होते हैं ना, और ड्यूटीज़ नहीं, जो राइट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या मिलेगा उसे, तो वो सब चीज़ के लिए जो है माइनर लाइबल होगा। Such minor's share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for such any act। मतलब माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा, ये पूछता है, ये कहाँ दिया है कि नॉट पर्सनली लाइबल, सेक्शन 30 का आपका क्लॉज 3, ठीक है। 4 क्या बोलता है, सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट और पेमेंट of a share of the property or profits of the firm save when
सीवरिंग हिज कनेक्शन विद माइनर है, ठीक है, माइनर के बाद सीधे यहाँ आ जाइए। व्हेन सीवरिंग हिज कनेक्शन मतलब कनेक्शन मान लीजिए फर्म से वो ख़त्म कर रहा है, ठीक है, तो अब वो उस टाइम जो है एक पर्टिकुलर वो शेयर या प्रॉफिट नहीं मांग सकता है, जो उसका उस टाइम तक का हिसाब बनेगा, मतलब कि वैल्यूएशन है ना, बस उसके लिए वही उसके लिए ही लाइबल होगा। मे नॉट सू फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर। तो हमने ये 4 पॉइंटर्स पढ़ लिए। पहले में क्या था कि भले ही पार्टनर नहीं है लेकिन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। दूसरा राइट टू शेयर, एक्सेस इंस्पेक्ट है, पर्सनली लाइबल नहीं है, जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आपका ये बोलता है कि सू नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे इतना पर्टिकुलर पेमेंट चाहिए या ये सारी चाहिए, ठीक है, वो जो उसका बनेगा, जो डिटरमाइन होगा, ठीक है, वो सिर्फ वही मिलेगा उसे। फिर आ गया प्रोवाइजो, दैट प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर और एनी पार्टनर एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द फर्म अपॉन नोटिस, ठीक है। तो नोटिस पे आपने क्या किया, सबने डिसाइड किया कि हाँ भाई फर्म को डिसॉल्व करना है, तो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट एज वन फॉर डिसोल्यूशन, एक डिसोल्यूशन के लिए और एक जो सेटलिंग द अकाउंट्स की किसके पल्ले में कितना पैसा जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर्स शैल बी डिटरमाइंड अलॉन्ग विद द शेयर्स ऑफ द पार्टनर। अब मतलब जो पार्टनर्स के शेयर आपके डिसाइड हो रहे हैं ना, उसी में आपका जो माइनर है उसको कितना मिलेगा वो भी डिसाइड होगा, ठीक है। क्लॉज 5 क्या कहता है कि एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, ही से कौन हो गया, माइनर, ठीक है, कि मान लीजिए उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है, ठीक है, और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको 6 महीने पहले क्या नोटिस देना पड़ेगा, विच एवर, और नोटिस के हिसाब से उसकी पोजीशन डिसाइड होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट 6 months। तो मान लीजिए अगर उसने नोटिस नहीं भी दे पाया तो जो वो टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो जाएगा तो उसको पार्टनर बना दिया जाएगा। चलिए ये आ जाते हैं, ये थोड़ा सा एविडेंस से भी आपका कनेक्ट करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की यहाँ पे। तो एविडेंस एक्ट में हमने सेक्शन 102 आएगा ये, जैसे सेक्शन 102 की बात की हमने, वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड एज अ माइनर, मतलब कोई बंदा उसको एज अ माइनर एडमिट किया गया है कि हाँ ये माइनर है, ठीक है, टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से जो फ़ायदे होंगे वो उसको मिलेंगे। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन, मतलब उसको नहीं पता था इस बारे में, तो जिसने बोला कि मुझे नहीं पता तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ना, प्रूफ करने का कि भाई अब आपने बोला कि भाई हम ही इज़ असर्टिंग कि मुझे ये नहीं पता है, मालूम नहीं है, तो प्रूफ करो ना कि आपको मालूम नहीं है, ठीक है। जब ये पार्टनर बनेगा इसके पास क्या राइट्स आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक तो है कि जितनी भी राइट एंड लाइबिलिटीज़ थी एज अ माइनर जब ये था, ठीक है, अब तक लेके, तो वो पहले की भी जो है चीज़ों के लिए वो लाइबल हो जाएगा। ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज़, तीसरी पार्टीज़ को, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन, ठीक है, सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि उसको बेनिफिट तो मिल ही रहा था ना पार्टनरशिप का। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शैल बी द शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice। मतलब जिस दिन वो इस चीज़ के बारे में कि मैं नहीं बनूंगा पार्टनर पब्लिक नोटिस दे देता है, उस दिन तक की उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होगी, उसके बाद नहीं होगी। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice, ठीक है, और वो शेयर के लिए भी लाइबल नहीं होगा जब नोटिस आ जाएगी। He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits, ठीक है, समझ आ गई, ईजी है वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।